अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि सियासी गहमा गहमी अरूज पर जलसे, रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का सिलसिला जारी, मगर अवामी राब्तों का फुकदान क्यों है। और इसके साथ बताएंगे आपको कि आइंदा हफ्ता सियासी और कानूनी लिहाज से बिलखसूस साइफर केस के हवाले से किस कदर अहमियत इख्तियार कर चुका है और मुमकिन तौर के ऊपर आइंदा हफ्ते क्या डेवलपमेंट हो सकती है, उसके ऊपर तफसील के साथ बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने अवामी मुआशी मुआहदे के नाम से मंशूर जारी कर दिया। मंशूर के ऐलानात चुनो नई सोच को और पाकिस्तान को यानी कि मुल्क को निवाज दो मद्दे मुकाबिल हैं। दोनों बड़ी जमातों के मंशूर लफाजी का शाहकार। सवाल यह है कि इनके ऊपर अमल दरामद कैसे मुमकिन हो सकता है। और इसके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन 2024 पर असरअंदाज होने के लिए एक नई हिकमत अमली बनाई है और इस हिकमत अमली के तहत फंडिंग की जा रही है पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी। इसका मकसद क्या है, क्या हिकमत अमली बनाई गई है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान इमिग्रेशन, पासपोर्ट एंड वीज़ा अथॉरिटी के क्याम के हवाले से हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया है, लेकिन FIA ने इस ऑर्डिनेंस की मसवदे के ऊपर शहीदी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई है कि जो नई अथॉरिटी बनेगी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 5 इंडिपेंडेंट यानी कि प्राइवेट जब अफराद को शामिल किया जाएगा तो उसके नतीजे में हसास डाटा लीक होने का खदशा है कि हुकूमत आने वाले दिनों में FIA के इस कंसर्न को एड्रेस करने जा रही है कि नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आपको बताएंगे कि मुश्तरका मफादात कौंसल का इंतहाई अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है। इस अहम तरीन इजलास में बड़े फैसले होने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर और आम आदमी की ज़िंदगी के साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। वो बड़े फैसले क्या होंगे, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको बताएंगे कि किस तरीके के साथ 23 अरब डॉलर दरामदी गैस के ऊपर क्यों झोंक दिए गए, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि अरबों डॉलर की इंडस्ट्री के फैसले अटक ऑयल कंपनी का अफसर दिलनवाज के हाथों में, और दिलनवाज गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में इस वक्त मुबैना तौर के ऊपर एक बड़ी रुकावट तस्वुर किए जा रहे हैं। लेकिन पेट्रोलियम डिवीजन की दिलनवाज के ऊपर आखिर दिलनवाजियां क्यों जारी हैं और दिलनवाज का असर और सूख किस हद तक असर रखता है, इसके ऊपर भी तफसील के साथ आपके साथ बात करेंगे। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए हस्बे ममूल स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मतीन साहब। ख्वाजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, लोग कहते थे कि मोमेंटम नहीं बन पा रहा, कोई सियासी माहौल नहीं नज़र आ रहा, इलेक्शन नहीं होंगे, बड़े सवालात उठते थे। लेकिन इस वक्त अब सियासी दर्जा हरारत बिल्कुल पीक पर है, जलसे हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, तो बड़ा मोमेंटम बन गया है। तो लेकिन उसके साथ इस वक्त एक चीज़ का जो फुकदान दिखाई दे रहा है, जो डोर टू डोर कैंपेन हुआ करती थी, जाके दस्तक देना, उम्मीदवारों को अपने वोटर्स के साथ कनेक्ट होना, लोगों को कन्विंस करना, उनकी सपोर्ट हासिल करना, उससे ज़्यादा जलसों पर फोकस है। तो इसकी वजूहात क्या हैं और अब जिस जो मोमेंटम बन गया है, इस तरीके से अब मामलात एमिकेबली जा रहे हैं 8 फरवरी तक? जी भट्टी साहब, आपने दुरुस्त निशानदेही की है। गहमा गहमी देखें, एक तो मौसम बड़ा फैक्टर था। जब मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे थे कि मौसम बहुत सर्द है, आपने देखा कि पंजाब में धुंध छाई रही, अभी 1-2 रोज़ में ही थोड़ी सी धुंध छटी है। तो अब देखें, आज भी जलसा हुआ सियालकोट में, बहुत बड़ा जलसा था मुस्लिम लीग नून का। रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी ने लियाकत बाग, तरीही लियाकत बाग, जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, उसी आज जगह पर उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो ने जलसा किया, जो बड़ा अच्छा खासा जलसा था। इसके ऊपर हम अगले सेगमेंट बड़ी डिटेल से बात भी करेंगे। इसी तरह अब गहमा गहमी शुरू हो चुकी है पूरी तरह। ये जो डोर टू डोर वाली आप बात कह रहे हैं, वैसे वाली जो पिछली जितनी भी हमने 85 से इंतहाबी मुहिम्मात देखी हैं, उसमें ये इसमें ठंडी मुहिम ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो डोर टू डोर आप बात कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में देखेंगे। जो आखिरी हफ्ता है ना, जैसे आपने कहा कि वो अदालती फैसलों के हवाले से बड़ा अहम हो सकता है। इलेक्शन मुहिम अपने आखिरी हफ्ते में दाखिल हो जाएगी और इसमें बहुत तेज़ी आएगी। और जो डोर टू डोर, ये आपको पता है कि आखिरी वीक में ये काम शुरू होता है। डोर टू डोर आपको पूरा मुल्क इलेक्शन की जो असरात हैं, जो इसे कहते हैं हम इलेक्शन फीवर, उसमें मुब्तला होता दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए कल से जो हफ्ता शुरू होगा, इसमें आपको नज़र आ जाएगा कि लोग किस तरह अपनी पार्टियों को सपोर्ट करने मैदान में निकले हैं। आइंदा हफ्ता जहाँ सियासी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है, वो कानूनी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसके पाकिस्तान की सियासत पर बड़े दूरस असरात मुरतब होंगे। मैं बात कर रहा हूँ साइफर केस की, जो हमें इतलात मिली है मुख्तलिफ प्रोसिक्यूटर से। हम पहले भी बात करें जो साइफर केस के अंदर है। खास साहब, अब तैयारी है कि आइंदा हफ्ते के दौरान जो रिमेनिंग जो विटनेसेस हैं, उनके साथ उनके बयानात कलमबंद किए जाए। अहम तरीन जो गवाहान थे, जो रेलिवेंट है, जो मैटर करते हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा थे, साबिक पाकिस्तान के सफ़ीर थे, उनके बयान रिकॉर्ड हो चुके, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान रिकॉर्ड हो चुका।
तो बाकी प्रोसेस भी मुकम्मल करके कभी इम्कान है कि उसका फैसला महफूज कर लिया जाए। और इस बात के वाज़े इम्कानात सामने आ रहे हैं और प्रोसिक्यूटर्स की भी ये कोशिश है कि 8 फरवरी से पहले साइफर केस का फैसला सुना दिया जाएगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखा जाए तो आइंदा हफ्ता बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस का हामिल है। और उसके साथ साथ साढ़े 9 मई उसके मामले के अंदर भी फर्द जुर्म आयद होनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके नतीजे में केस अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा। और उससे बढ़कर जो इतलात आ रही हैं फौजी अदालतों के अंदर भी साने मई के हवाले से खास साहब आपको याद है अदालत ने कहा था आप ट्रायल कर सकते हैं। इतलात ये आ रही है कि वहाँ पर भी उनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं और लीगल कुछ प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद और कुछ चीज़ें सुप्रीम कोर्ट्स के साथ मशरूत हैं, वो मुकम्मल होने के बाद वो फैसला भी अब बिल्कुल सुनाए जाने के करीब पहुँच चुका है। जी बट साहब देखें ना, जो साइफर केस है इस पे हम गुज़श्ता प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं। ये ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई अब हार्म नहीं है, बड़ी सारी गवाहियाँ हो गई हैं। मुझे जो सफ़ीर थे असद मजीद, वो सेक्रेटरी खारजा, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा, और जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उन सब की गवाहियाँ होगी, उन पर जरा भी हो गई है। अब इसका फाइनल बहस होनी है और ये फैसला, मुझे यही लगता है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ इंतखाबात से कबल ये फैसला मुतवक्को है। जी, माजी करीब के अंदर कुछ डॉक्ट्राइन भी ऐसे आए जिसके कुछ लोगों ने डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस की। एक बाजवा डॉक्ट्राइन था और उसके बाद अब एक बीबीडी डॉक्ट्राइन की बात हो रही है। लोग इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे देखते हैं और आप इसको किस निगाह से देख रहे हैं, थोड़ा सा हमें ये ज़रूर बताइए। बटी साहब देखिए कि बाजवा डॉक्ट्राइन की जो इस्तिलाह है, पहली बार ये सेल वड़ाई साहब जो हमारे दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे मोहसिन और मुरब्बी हैं, उन्होंने इस्तेमाल की थी। उसके बाद बाजवा डॉक्ट्राइन का जिक्र हमने देखा। बाजवा डॉक्ट्राइन, उस डॉक्ट्राइन के वैसे असरात तो मुल्क और आवाम के लिए अच्छे नहीं रहे। वो देखें ये सब, ये मैं हैरान होता हूँ अपने दानश्वरों पर, मुफक्करीन पर। वो एक तरफ तो जो बाजवा डॉक्ट्राइन के जो उसके नुकसानात से आगाह करते हैं कौम को भी, लेकिन अब जब मौजूदा आर्मी चीफ आए तो इसके लिए उन्होंने नई इस्तिलाह अपने कालम में जिक्र किया है बीबीडी के नाम से। ठीक, लेकिन उसमें जो उन्होंने इसका एनालिसिस किया है, बी से बुलडोज, ब्लास्टर और डिस्ट्रॉय, ये सारी वही तबाही बर्बादी की ये दास्तानें उन्होंने रकम कर दी। इससे मेरा इख्तलाफ है वड़ाई साहब के साथ। वो क्यों खा सर? देखें ये सारी इस्तिलाहें ली गई हैं जो बानी पीटी हैं, सुनामी लेकर, मैं रगड़ दूंगा, मैं फेंक दूंगा, मैं लटका दूंगा। तखरीब कार वाली सोच जिस पे दुनिया में दो सोचें सफ़र करती हैं बट्टी साहब, इंसान की ज़ाती ज़िंदगी में, कौमों की ज़िंदगी में। एक है तहरीबी सोच, एक है तमीरी सोच। तहरीब आपको पता है कि आसान काम होता है, तहरीब करने के लिए आपने मकान गिराना है तो बहुत आसान काम, वो 1 घंटे में या 1 दिन में मकान गिर जाएगा। अगर बनाना हो तो आपको महीनों लगेंगे। वो तहरीब थी बाजवा डॉक्ट्राइन। उन्होंने, आप देख लें उस वक्त के जितने भी उनके जो स्टेक होल्डर थे जो उस डॉक्ट्राइन का हिस्सा थे, उनमें अब हमारे सामने तश्तज़बाम हो गई हैं सारी खबरें कि उन्होंने ज़ाती मफादात के लिए इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया। जी बिल्कुल। उसी जो डॉक्ट्राइन थी उन्होंने उस्मान बुज़दारों और महमूद खानों ने, इस तरह के जो लोग थे। और यहाँ आपने देखा कि वज़ीर ख़जाना पे वज़ीर ख़जाना तब्दील किया जा रहा था, पंजाब में चीफ सेक्रेटरी पे चीफ सेक्रेटरी और IG पे IG तब्दील किया जा रहा था। अगर आप एक चीज़ को बाजवा डॉक्ट्राइन को गलत कहते हैं तो खासा तो अभी बहुत आसान है। तो तमीर के हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन ये जो को बताइए। बीबीडी का मैंने जो ट्रांसलेट किया है बीबीडी को, एक तो वड़ाई साहब ने किया है, मैंने उसका ये किया है, ये बिल्ड, ब्राइटन और डेवलप। जबरदस्त खासा, ठीक है ना। ये बीबीडी का मतलब उन्होंने वो तबाही बर्बादी से निकले बाहर। बिल्कुल ठीक, ठीक है। हमारे दानश्वर इस पे आए। अभी आप देखिए इसकी ये जो मौजूदा डॉक्ट्राइन है, ठीक है ना, बीबीडी जिसका नाम लिया उन्होंने, इसमें आप देखें बिल्ड की तरफ हम तमीर की तरफ बढ़ रहे हैं जी। SIFC आपका अदारा, जी बिल्कुल ऐसे, इसमें हमने तमीर पे हमने शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे। और जो ब्राइटन है वो रोशन, उन्होंने एक रोशनी भी दिखाई है, जैसे कि आर्मी चीफ ने खिताब भी किया तलबा से। उन्होंने कहा कि हम को गया गुजरा मुल्क नहीं है, हमारे पास जितने मशरिक़ वस्ता में अल्लाह पाक ने वसाइल दिए हैं, हमारे पास उससे ज़्यादा वसाइल मौजूद हैं। पूरी कौम, तमाम इदारे इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी चीज़ की इस कौम को, इस मुल्क को ज़रूरत है। बहुत शानदार तरीके से आपने इसको इंटरप्रेट किया और सब लोग इसी निगाह से देखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं खास साहब, और मैं आपसे जानना चाहूँगा, पीपल्स पार्टी ने भी अपने मंशूर का ऐलान मंशूर अपना जारी कर दिया है और नवाज़ लीग का, नून लीग का जो मंशूर है वो कल हम डिस्कस कर चुके। किस निगाह से देखते हैं? बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे तो किए गए हैं, जिन खराब मुआशी सूरत हाल से गुजर रहे हैं उनके दौरान इन दावों को अमली जामा पहनाना किस हद तक मुमकिन होगा, उस हवाले से कोई स्ट्रेटजी तो नहीं बताई। ये सिर्फ अभी भी लोगों को कन्विंस करने के लिए कि बस वोट मिल जाए, फिर मंशूर और दावों वादों पर अमल दरामद बाद में देख लेंगे। देखें अभी जो भी पार्टी है उन्होंने कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी, ये बड़ी अरकरेजी से आपको
ये जो पार्टियां हैं, मैं समझता हूँ ये जमहूरी सिस्टम है, इस पर हमें भरोसा करना चाहिए। ठीक। जैसे मुस्लिम लीग नून ने एक मंशूर पेश किया है, इस मंशूर पर उन्होंने आवाम से वोट मांग रहे हैं। अगर वो अपने मंशूर पर अमल दरामद नहीं करते तो हमें उन पर तनकीद का पूरा हक हासिल, बिल्कुल ठीक। हम उसे तनकीद का निशाना बनाएंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने अपना रवायती एक मंशूर पेश किया है। उन्होंने इसमें कहा है, पहले उनके पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं हम। अमल दरामद तो जब उनको हुकूमत मिलेगी तो फिर उनसे मुतालबा किया जाएगा ना। लेकिन उन्होंने तनख्वाहों पे, पता है आपको, पीपल्स पार्टी का हमेशा से फोकस रहता है कि सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी गुजर बसर बड़ी मुश्किल हो गई है, जो महंगाई बढ़ गई है, फिर दुगनी करने का ऐलान किया है और 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराम करने का। ये देखें, ये 300 तक जो जी सारे ज़्यादातर वादे ना ये जैसे ना वो ज़रा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हैं, प्रैक्टिकली काफ़ी मुश्किलात होंगी, जैसे बिजली सस्ती की। इसके ऊपर थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल अब्बास, हमारे GTV न्यूज़ के करस्पॉन्डेंट हैं। आज रावलपिंडी के अंदर खास साहब पीपल्स पार्टी का बड़ा एक पावर शो हुआ, उस वाले से ज़रा बात करते हैं, फिर आपकी ओपिनियन लेंगे। फैसल अब्बास, आप सुन सकते हैं मुझे? बिल्कुल सर। अच्छा फैसल, बताइएगा, आज पीपल्स पार्टी का रावलपिंडी के अंदर बड़ा पावर शो हुआ, आपने वहाँ कवर किया, लोगों से भी आपने बात की, कैसा टेम्पो था, क्राउड कैसा था? क्राउड के अंदर नॉर्मली तो लोग सिर्फ आते हैं बैठने के लिए, टाइम पास करने के लिए, इस क्राउड का डिफरेंस क्या था? और कल एक नून लीग का भी जलसा हुआ था यहाँ पर, दोनों जलसों को आपने कवर किया, डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और रावलपिंडी के लियाकत बाग का बड़ा एक तारीखी रिश्ता भी है और इस हवाले से हम देखते हैं कि लोग जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के लिए जज्बात रखते हैं, वो आज जज्बात हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे में नजर आए हैं। और 5000 के करीब कुर्सियां लगाई गई थी, इससे ज्यादा 4 बजे जो है वो सही जलसे का मोमेंटम बना। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट तरीन बात ये थी कि पीपल्स पार्टी के जो नामजद उम्मीदवार हैं हल्का NA57 से मुख्तार अब्बास, उनका बड़ा ही अहम किरदार था, क्योंकि मैं जलसा गाह में मौजूद था और हमने देखा कि जब पूरे जलसे का एक मोमेंटम चेंज हुआ कि जब NA57 से मुख्तार अब्बास के हवाले से और उनकी क़यादत में बड़ी रैली ने जब उस पंडाल में शिरकत की, तो उस पर हमने देखा कि जलसा गाह जो है उसके अंदर हमें बड़ा पुरजोश नजर आया, जोशो खरोश नजर आया लोगों में, और वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा नारेबाजी भी हुई और पूरा एक जलसे का मोमेंटम बन गया। यानी कि आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके बायस ये आज का जलसा जो है वो पीपल्स पार्टी का। अच्छा फैसल, ये जरूर बताइएगा, आपने मुख्तलिफ लोगों से भी बात की, क्राउड से भी बात की, बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, क्या डिफरेंस था कि जो लोगों से आपको जानने का मौका मिला? चूंकि पिंडी के अंदर मुख्तलिफ धड़े हैं, बरादरियां हैं, तो किस तरीके के साथ वो लोग कन्विंस हुए, किस मंशूर की वजह से कन्विंस हुए कि जो आज राजा मुख्तार अब्बास की कॉल के ऊपर बड़ी तादाद में यहाँ पर आए? और आप बता रहे थे कि बड़ा चार्ज क्राउड था, तो लोगों की क्या फीलिंग थी, किस तरीके से वहां पर इंतखाबी मुहिम को रन किया गया कि एक सक्सेसफुल रिफ्लेक्शन मिली आज के जलसे में? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस जलसे में जो कैंपेन है, जो इंतखाबी अमल में, वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। और जो लोगों से वहां पर हमारी बात हुई, जलसे के जो शुरका थे, वो हमें बहुत ही पुरुमीद नजर आए। उसकी वजह यह है कि जब कोई भी कैंडिडेट होता है और वो इजीली एक्सेस होती है उसकी पब्लिक तक, और अपने हलके के लोगों के घर वो जाता है, उनकी खुशी गमी में शिरकत करता है और डोर टू डोर कैंपेन करता है, तो इसी हवाले से हमने देखा कि जो राजा मुख्तार अब्बास साहब हैं NA57 से, उसके हवाले से लोगों में जो है वो बड़ी लोग हमें पुरुमीद नजर आए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेन की है अपने हलके में और डोर टू डोर कैंपेन की है, कॉर्नर मीटिंग की है। तो बहुत ही जो है वो मजबूत कैंडिडेट हैं NA57 से मुख्तार अब्बास, और इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रावलपिंडी से अपनी सीट निकालती हमें दिखाई ठीक। फैसल, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील के साथ आपने बयान किया। खास साहब, मैं आपसे मुख्तसर जानना चाहूँगा, फिर हम ब्रेक लेंगे। क्या यूनिक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है पीपल्स पार्टी ने इस हल्के में, बिलखसूस पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट राजा मुख्तार अब्बास ने, कि लोगों की बड़ी तादाद जलसे में भी आई हैं और क्राउड की और आवाम की अपने उम्मीदवार के साथ कनेक्टिविटी भी बन गई है? क्या इस स्ट्रेटजी की, पोलिटिकल स्ट्रेटजी की यूनिकनेस है? भट्टी साहब, ये देखें कि जब मोहतरमा की शहादत हुई थी 2007 दिसंबर में, जब, तो उसके बाद ये मैं देखा हूँ कि लियाकत बाग में जो रंग नज़र आए पीपल्स पार्टी के जियालों के, वो जो आज का जलसा उसमें हमें नज़र आए हैं। गो के इसका फ़ायदा जारी बात है, जब जलसा अच्छा हो जाता है तो वो जितने भी कैंडिडेट हैं इनमें पार्टिसिपेट किया है। इसमें राजा परवेज़ अशरफ हैं कि रावलपिंडी डिवीज़न से, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके साहबजादे भी हैं, उनको भी बेनिफिट मिलता है अपने हल्के में। वो आपको पता है बड़े मजबूत हैं, पिछली बार भी वो जब कड़े हालात थे इलेक्शन जीत गए थे। अभी ये जो नौजवान जो रहनुमा आए हैं रावलपिंडी से 57 से, मुख्तार अब्बास,
तो इनको भी यकीनन इस बात का फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून के जो बैरिस्टर दानियाल हैं, जो चौधरी तनवीर के साहबजादे हैं, वो भी बड़े टक्कर के उम्मीदवार हैं। ज़री बात है वो पिंडी से अरसा दराज से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये पहली दफ़ा मुख्तार अब्बास आए थे 2018 में इंतखाबात में हिस्सा लिया था, लेकिन बाद में वहाँ इलेक्शन मुलतवी हो गए। तो लेकिन अब जब उनको मौका मिला है पूरी तरह, तो मुझे आप देखें जो PTI के उम्मीदवार हैं वो गैर मरूफ सी खतून हैं, और शेर रशीद साहब जेल के अंदर जेल यात्रा पर हैं। अपने ससुराल, वो कहते हैं कि मैं ससुराल, वो अपने ससुराल हैं जी। तो इसलिए ये जो दो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के, जो बैरिस्टर दानियाल और मुख्तार अब्बास में बड़ा कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। देखें अब तो फैसला तो फिर 8 फरवरी को लोगों ने करना है। 8 फरवरी को बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अंदर अपने कुछ मज़मूम मकासद के हसूल के लिए बैरूनी फंडिंग का सहारा लिया है, और इस फंडिंग किस पर्पज़ के लिए की जा रही है, बैरून मुल्क किन कंपनियों की क्यों खिदमात हासिल की गई है, इसके ऊपर तफसील के साथ बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मरतबा फिर पाकिस्तान के इलेक्शन और दीगर अमूर के हवाले से भारी सरमायाकारी के ज़रिए से कैंपेन स्टार्ट करने का इंकशाफ हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। आप माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर हैं। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। ये आज को एक नई डेवलपमेंट हुई है और कुछ एविडेंस, कुछ फैक्ट सामने आए हैं जिसके मुताबिक PTI ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के इदारों, इलेक्शन का प्रोसेस, उसको डिफेम करने के लिए एक भारी सरमायाकारी का प्लान बनाया है। इससे पहले हमने देखा कि ऑपरेशन गोल्ड सिम्थ की भी कुछ तफसीलात सामने आई, कुछ ढकी छुपी चीज़ें नहीं रही, जिसके ज़रिए से पाकिस्तान को एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत बदनाम करने की कोशिश की जाती रही। अब ये नई सरमायाकारी की जा रही है, फंडिंग की जा रही है, इस मरतबा इनके मुमकिन तौर के ऊपर क्या अहदाफ हैं सर? देखिए जी भट्ट साहब, देखिए इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त समझने वाली ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों अमेरिका जाके वहां पे लॉबिंग करना चाहते हैं। जब आपको एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है तो ये लॉबिंग आप क्यों करते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ लॉबिंग, ये एक सवाल है। दूसरा इसमें सवाल ये भी है कि भट्टी साहब देखें, दूसरे मुल्कों में हजारों डॉलर इकट्ठे करना, और वो डॉलर पाकिस्तानियों के पैसे हैं, और पाकिस्तानी वो पैसे इकट्ठे करके मुल्क के खिलाफ अगर प्रोपेगेंडा करें, मुल्क के खिलाफ अगर आप अखबारों में आर्टिकल लगवाएं और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहें, और ये चाहते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस या बाकी अदारे और अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे बायलैटरल रिलेशंस हैं, उनको खराब किया जाए। मैं समझता हूँ ये काम भारत तो कर सकता है, ये पाकिस्तानी नहीं कर सकते। सर, साइफर के जरिए से भी यही कोशिश की गई थी, जिसको फिर बाद में नाकाम तो बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात तो मुतासिर हुए थे। जी यही बात है। देखें ना, आप उस दौर के पाकिस्तानी एम्बेसडर जो वॉशिंगटन में थे, या उस वक्त सेक्रेटरी खारजा जो थे, आप उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि उससे क्या बायलैटरल रिलेशंस खराब हुए। और फिर हमारी देखें, इन लोगों को, नादान लोगों को ये समझना चाहिए कि क्या आप बैरूने मुल्क बैठ के पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट इमेज पैदा करना है आपने, या आपने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करनी है। होगा कुछ भी नहीं। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं, और वो इन चीजों से खराब होने वाले नहीं हैं, लेकिन हमें उन लोगों को फाइंड आउट करना है। चीमा साहब, ठीक है, पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात तो यकीनी तौर पर खराब नहीं हो सकते, लेकिन जो कोशिश की जा रही है इस प्लान के तहत कि जो बानी PTI हैं, उनके जो ऊपर जो केसेस हैं, 5 संगीन नौइयत के केसेस हैं, उनसे उनको कोई रिलीफ दिलवाया जा सके, जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसके ऊपर संगीन सवालात खड़े किए जा सके, इलेक्शन कमीशन को वहां पे डिफेम किया जा सके। तो इस मत पर ये जो कोशिश कर रहे हैं, जो रिलीफ मिलना है पाकिस्तान की अदालत से मिलना है, वहां पे आपके वकला सफाई पेश होने को तैयार नहीं है, और अमेरिका के लॉबिंग फर्म हायर करके आप पाकिस्तान पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनको कामयाबी को मिल पाएगी इस अंदाज से? देखिए भट्टी साहब, इमरान खान साहब और उनकी जमात ने अमेरिका पे तो इल्जाम लगाया है कि उन्होंने उनकी हुकूमत को गिराया है, और अभी अमेरिका के पास ही जा रहे हैं। तो अमेरिका के पास किसी मसले का इमरान खान के का या पाकिस्तान के का कोई हल नहीं है। ये हल पाकिस्तान की अवाम ने और पाकिस्तान के सियासतदानों ने और स्टेक होल्डर्स ने मिलकर साथ निकालना है। सो अगर आप ये कहेंगे कि इमरान खान, जिन्होंने अमेरिका पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे इल्जाम लगाया, आज वो अमेरिकी कांग्रेस में और स्टेट डिपार्टमेंट में जाके कहते हैं जी आप हमें वहां पे दोबारा बचाएं वहां पे, ये क्या, मैं तो समझता हूँ ये इंतहाई भोंडी किस्म की कोशिशें हैं। और पाकिस्तानी जो कि अपने वतन से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो कि लाखों डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं, अपनी फैमिलीज को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं समझता हूँ उनमें से कुछ छोटे से तबके को
जो है वो उन्होंने वर्गलाया है, छोटे से तबके को एक ख्वाब दिखाने की कोशिश की है कि शायद जब तहरीके इंसाफ इस तरह आएगी, तहरीके इंसाफ सिर्फ और सिर्फ अवाम के वोटों से पावर में आएगी और इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिलीफ अदालतों से मिलेगा। आपने कई दफा देखा अभी भी पीटीआई के लोगों को अदालतों से रिलीफ मिल रहे हैं, बिल्कुल मिला, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला। जी जी चीमा साहब ये बताइएगा कि अभी हम ये जो रिपोर्ट सामने आई है कि एक अमेरिकन सेनेटर को $1.5 लाख देकर, जो 9 मई का वाक़या है, उसको फ़ौज की तरफ से फाल्स जो फ्लैग ऑपरेशन है वो साबित किया जा सके, इस तरह लाखों डॉलर खर्च करके अपने अदारों को बदनाम करके, क्या इसको कोई बानी पीटीआई को इसका फ़ायदा होगा या अपने चेहरे पर मजीद कालक मलेंगे? ये देखें जी, ये लाखों डॉलर अमेरिका में देने का कोई फायदा नहीं है। ये लाखों डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तानियों की जो है वो तकदीर बदलें। ये लाखों डॉलर अमेरिकी कंपनियों को क्या देंगे आप? और कांग्रेसमैन, अमेरिकी कांग्रेसमैन क्या कर सकता है? अमेरिका में जो पावर है वो स्टेट डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव के पास है। इस तरह अगर आप कोशिश करेंगे भी तो मैं तो समझता हूँ कि आप फिर दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। आप पाकिस्तानी तो नहीं कर सकता कोई ऐसे। ये काम तो इंडियन एजेंसियां कर रही हैं, ये काम तो इंडियन बैठ के वॉशिंगटन में कर रहे हैं कि वो कांग्रेस में जाके पाकिस्तान के खिलाफ जो काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। पीटीआई फिर इंडिया के हाथ मजबूत कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए जी, उन ताकतों के जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं और अंदर से तकसीम करना चाह रहे हैं, उनकी वो कर रही है, और तो कुछ नहीं है जी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर चीमा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील के साथ आपने बात की। नाज़रीन, उन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है जो ऐसे मजमूम मकासद के लिए फंडिंग करते हैं और ऐसे लोगों का सहारा बनते हैं। आप पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान के ऊपर आपको यकीन रखना चाहिए, जहाँ पर जो निज़ाम इंसाफ है, जो आपको रिलीफ मिलना है। अगर किसी जुर्म के आप मुर्तकिब नहीं हुए, आपको रिलीफ मिलेगा। अगर किसी जुर्म के आप मुर्तकिब हुए तो उसके कानून के मुताबिक आपको उसको फेस करना पड़ेगा। तो इस तरह के इक़दाम करने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा और अल्टीमेटली इसमें भी उनको नाकामी होगी जो पाकिस्तान मुखालिफ ताकतों को स्ट्रेंथन करने की कोशिशों में मुलविस हैं। उनको इस मामले में भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ऐसे लोगों को फंड करते वक्त लाख दफ़ा ज़रूर सोचिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हुकूमत ने नई कानून साजी करने जा रही है पासपोर्ट इमिग्रेशन अथॉरिटी के लिए। उसमें क्या मुमकिन तौर के ऊपर खदशात का इजहार किया गया है, इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान इमिग्रेशन पासपोर्ट एंड वीज़ा अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया है। ख्वाजा साहब, इस सिलसिले के लिए एक तरमीमी आर्डीनेंस लाया जा रहा है। मकसद ये है कि जो 1975 से FIA के पास इमिग्रेशन की अथॉरिटी है, पासपोर्ट के हवाले से, जब पासपोर्ट बनने के बाद जो सारा इमिग्रेशन का प्रोसेस है, FIA उसको बहुत FIA की ही सारी डोमेन है, FIA उसको एग्जीक्यूट करती है। लेकिन पासपोर्ट का एक अलग से सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर एक विंग है जिसके सारा ये काम सर अंजाम दिया जाता है। लेकिन अब जो मुसवदा है उसके मुताबिक जो रेड जोन को मसूल हुआ है उसके तहत एक खुद मुख्तार बोर्ड बनाया जा रहा है। उस खुद मुख्तार बोर्ड के ज़रिए से इस अथॉरिटी को रन करने की कोशिश की जाएगी। शफाफियत लाना मकसद है, बेहतर अंदाज से पासपोर्ट का मामला चल सकें। पिछले कुछ महीनों से बहुत शदीद मसाइल का शिकार रहा पासपोर्ट की प्रिंटिंग, आए रोज़ मसलों का शिकार रहती है। डाटा चोरी हो जाता है, गैर कानूनी तौर के ऊपर पासपोर्ट बनते रहे, लेकिन उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको इम्प्रूव करना नामुमकिन नहीं है। लेकिन खासा मसला ये है, जो FIA ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया है कि जो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना है उसके अंदर 5 डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि प्राइवेट शोबे से होंगे, निजी शोबे से होंगे। अब इस सेक्शन के पास पासपोर्ट का डाटा हो या इमिग्रेशन का डाटा हो, बहुत हसास नवैयत का होता है, जिसके अंदर मिलिट्री पर्सनल हैं, सिक्योरिटी पर्सनल हैं, उसके साथ आम दीगर पाकिस्तानियों का भी डाटा है। जब इस बोर्ड के अंदर 5 प्राइवेट लोग बैठे होंगे तो FIA ने इसको पॉइंट आउट किया है कि इसके बहुत संगीन इसके असरात मुरतब होंगे। तो आपको इस बोर्ड के अंदर अथॉरिटी कायम करनी चाहिए, बेहतरी लाजमी लानी चाहिए, शफाफियत लानी चाहिए, सिस्टम को बेहतर अंदाज में चलाने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन प्राइवेट अफराद को इस हसास तरीन अथॉरिटी के बोर्ड में शामिल करने का क्या मकसद हो सकता है? खास साहब, बट साहब, मैं जो FIA ने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया है बिल्कुल जनवन है, हकीकी हैं, नज़र आता है कि अब जब देखें ये जो वीज़ा सेक्शन है हमारे यहाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है आपने, हमारे असास अदारे और बाकी जो लोग हैं, हमारे जजेज़ हैं, हुक्मरान हैं, इनका सारा डाटा होगा वहाँ। वो पहले तो ये पता चलना चाहिए कि वो जो 8 अफराद हैं किन शोबों से लिए जाएंगे, वो प्राइवेट अफराद होंगे कहाँ से, किसी NGOs के होंगे, कहाँ से लाए जाएंगे। तो इस हवाले से बड़े शदीद और जनवन तहफ़्ज़ात हैं FIA के, इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। किसी ऐसी हसासियत का जो मामला है, इसमें जो लोगों को जब भी तैनात किया जाता है उनकी बड़ी छान पटक की जाए। और वो अगर महकमे से ले लें, आपके पास भरे पड़े हैं लोग,
ये प्राइवेट लोग दाखिल करने की मंतक मुझे तो समझ नहीं आई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मंतक समझ से बाला तार है और हम उम्मीद करते हैं कि एफए ने जो ऑब्जर्वेशन रेज किए हैं और दीगर भी कुछ सजेशंस दिए हैं उसको मुतलका हुकाम को उनको अंडरस्टैंड करते हुए इनकारपोरेट करना चाहिए नई कानूनी मसवदे के अंदर, ताकि ये जो कंसर्न है एड्रेस हो सके और सिस्टम की बेहतरी के लिए नया इनिशिएटिव ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वो इनिशिएटिव आपके सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा कंसर्न ना बने, इसको भी मेक श्योर करना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं खास साहब। हमने 2 रोज़ कबल एक स्टोरी करना थी मुश्तरका मफादात कौंसल से मुतल्लिक, लेकिन हमारा रन डाउन हैवी होने की वजह से हम नहीं डिस्कस कर सके थे। अब अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही था कि आइंदा हुकूमत से मुतल्लिक आइंदा हुकूमत के क़याम से पहले मुश्तरका मफादात कौंसल का एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है। खास साहब, मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास जिसके निगरान वज़ीर-ए-आज़म कल उसकी सरबराही करेंगे, 4 वज़ीर आला उसके अंदर मौजूद होंगे, मुतलका हुकाम होंगे। एक बहुत बड़ा मसला था खास साहब, जिसके नतीजे में ज़र मुबादला का ज़खायर वो मज़ीद बोझ उठाने से कासिर हो चुके थे। हम महंगी तवानाई इंपोर्ट कर रहे हैं। गैस पाकिस्तान में 35 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर है, लेकिन हमने जो लोकली हमारी कंपनियां काम करती थी, पाकिस्तानी थी, सरकारी थी, जो गैर मुल्की काम कर रही थी, उनको हमने इंसेंटिव ना दिया। वो इस बजाय इसके कि वो यहाँ पर उनसे पाक रुपये में गैस हासिल करते हैं सस्ते दाम के ऊपर, हमने दरामदी गैस पे तवज्जो इतनी ज़्यादा दे दी कि खास साहब अब तक 2015 के बाद 23 अरब डॉलर दरामदी गैस पर हम खर्च कर चुके हैं, जबकि 35 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के एक अरब डॉलर के लिए IMF के लिए नागर रगड़वा रहे हैं। नागर एरिया रगड़नी पड़ती है खास साहब, और उसके बाद तो बात की नागर रगड़ और लोकल गैस के मुकाबले में डबल रेट के ऊपर वो गैस हम इंपोर्ट करते हैं, जिसके नतीजे में हर रोज गैस महंगी हो रही है। सनतकारों को मुश्किलात, कमर्शियल सारिफ को मुश्किलात, घरेलू सारिफ को मुश्किलात, चूंकि वो सारा बर्डन पाकिस्तानियों ने बर्दाश्त करना। अल्टीमेटली ज़र मुबादले यूं समझें कि हम बैरून मुल्क से अरबों डॉलर कल सूद पे लेके आ रहे हैं, वो डॉलर्स हासिल करके हम इस महंगी गैस की मद में उसकी पेमेंट कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो मकामी कंपनियां, मकामी तौर पर तेल और गैस की पैदावारी कंपनी है, जो उनका अगर रेट $6 है, ये आते हैं $15 $18 में, उस $6 को पाक रुपये में पेमेंट करते हैं, और उस $6 में से जो पाक रुपये में पेमेंट करने के बाद खास साहब 50% ये रकम टैक्सेस की मद में कौमी खजाने में आ जाती है। जब आप गैस दरामद करते हैं तो 100% पेमेंट आपके डॉलर की शक्ल में बाहर चली जाती है। इसको डिस्कवर क्यों नहीं करते? ये जो हमारे खुदा ताला ने जो नेमत हमें अता की है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक एजेंडा था, वो एजेंडा हासिल किया गया, बैरून मुल्क कंपनियों ने उसको हासिल किया इस पॉलिसी के जरिए। लेकिन अब SIFC को क्रेडिट देना होगा, अस्करी क़यादत को क्रेडिट देना होगा, और उन्होंने इस बात को रियलाइज किया। CCI के अंदर नई पॉलिसी आ रही है, जिसके तहत ये जो कल जो इजलास होगा इसमें ये सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। कुछ और भी अहम तरीन फैसले होने हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैसला ये होगा जिसके जरिए से पाकिस्तान के अंदर जो अभी तक गैस डिस्कवर नहीं की और जो मुकामी तौर पर पाकिस्तान की कंपनी है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये गैर मुल्की कंपनियां भी आए, उनको इंसेंटिव देने के लिए एक पॉलिसी ये दी जा रही है कि जितनी गैस आप पैदा करेंगे उसकी 50% गैस आप थर्ड पार्टी को कॉम्पिटेटिव प्रोसेस के तहत बेच सकते हैं, ताकि आप ज्यादा अर्न करें। कि आप सबसे पहले आपने इंडिजिनस रिसोर्सेज को मैक्सिमम आपने यूटिलाइज करने। कितने शर्म की बात है भट्टी साहब, ये 75 सालों से खुदा ताला ने हमें ये ज़खायर दे दिए हैं जी, हम इसको डिस्कवर नहीं कर पा रहे। कि कमाल हो गया। और बाहर से महंगी गैस खरीद अपना जो ज़र मुबादला है उसको उन्हें पौने दामों लुटा रहे हैं। यार है खौफे खुदा करें यार। मैं कहता हूं कि चलो देर आए दुरुस्त आए, अगर ये फैसला हो जाए। आपको पता है ये तो गैस की अभी दरियाफ्त करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, ये तो काफ़ी देर पहले फैसले हो जाने चाहिए थे। ये हमारे माजी के हुक्मरान ये क्या करते रहे? मुझे एक ही बात, दो आजकल के शोर आफाक लेजेंड किस्म के जो आजकल एक पॉलिटिशियन है जो अपने नारों से सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन, टेक्नोक्रेट, बड़े कहते हैं उनके पाए का कुछ आदमी नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन उन्होंने इस पॉलिसी के तहत लोकल प्रोडक्शन को डिस्करेज किया, तवज्जो नहीं दी, और डेलिबरेटली कहा जी पाकिस्तान चल नहीं सकता, LNG को आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने प्रमोट किया। हम ये नहीं कहते कि ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए थी, LNG इंपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। आपको पैरेलल लोकल इंडस्ट्री को, लोकल गैस की प्रोडक्शन को भी इनहेंस करना चाहिए था, फिर जो शॉर्टफॉल आता उसके मुताबिक इंपोर्ट करते। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब के इस डिसीजन के नतीजे में हमें $23 अरब अदा करना पड़े हैं। गैस महंगी हो रही है, मुसलसल महंगी हो रही है, और हम जो वो काम जो 10 साल पहले करना था वो 10 साल के बाद अब दोबारा करने चाहिए। चलें, देर आए दुरुस्त आए, अब हम अपनी डायरेक्शन ठीक करने जा रहे हैं। इसके साथ नाज़रीन बात करते हैं खासा पेट्रोलियम डिवीजन के मातहत शोबा है ऑयल विंग, जिसको हम DG ऑयल उसको हेड करते हैं। वहां पर अरबों डॉलर की जो हमारे ऑयल इंडस्ट्री है उसको वो रेगुलेट करता है, उससे मुतल्लिक पॉलिसी तैयार करता है। खास साहब आप सुनकर हैरान होंगे, जिसका सरबराह नॉर्मली तौर के ऊपर DG ऑयल है उस विंग का, उसके नीचे फिर एक पूरी अफसरान की एक पूरी एक हिरारकी है। लेकिन वहां पर एक प्राइवेट ऑयल कंपनी जिसका नाम है अटक ऑयल कंपनी, जिसकी रिफाइनरी भी है, जिनकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी है, उनका एक ऑफिसर जिनका नाम है दिल निवाज साहब, वो वहां पर रूल करते हैं।
वो शोबा जो 25 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत का वो इसका पूरा वॉल्यूम है। उनका ओहदा शोदा है, क्या है वो? खास साहब उनका ओहदा सुन के आप हैरान होंगे। उनका ओहदा है वो कंसल्टेंट हैं उस अटक ऑयल कंपनी के, लेकिन वो मुस्तकिल तौर के ऊपर पेट्रोलियम हाउस के अंदर एक डीजी ऑयल का जो फ्लोर है, उनके पास एक शानदार किस्म का कमरा है, अथॉरिटी उनकी चलती है, फैसले वो करवाते हैं, पॉलिसी वो लिखवाते हैं, किस कंपनी को डिस्करेज करना है, किस गैर मुल्की कंपनी को काम नहीं करने देना, किस पाकिस्तानी कंपनी को आउट करना है, किस अटक ग्रुप को कैसे चलाना है, सारे मामलात उनकी दस्तरस में। अटक ग्रुप तक तो बात समझ आती है। ये जो पाकिस्तान ऑयल कंपनी है, उनको उसको चलाने का इख्तियार उनको किसने दिया है? उनको दफ्तर किसने अलाट किया है? ये दिलनवाज साहब पर कौन दिल नवाजियां कर रहा है भट्टी साहब? खास साहब दिल नवाज साहब पर वो दिल नवाजियां कर रहा है जिनके इनके जब जिसको ये पॉइंट आउट कर दें तो कहा यह जाता है कि सेक्रेटरी तब्दील हो जाता है, जिसको ये पॉइंट आउट कर दें मिनिस्टर तक तब्दील होने के इम्कान पैदा हो जाते हैं। वजह क्या है? कब से है ये जो उनको ये वहां से खासा जब से पहले ये अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है, मेरा हमने इनका मौक़िफ़ हासिल किया है, इनका मौक़िफ़ हासिल किया, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के इस हाउस में बैठ के मुस्तकिल कहते हैं मैं एम्प्लॉई हूं अटक ऑयल का, वहां जाता नहीं हूं, मैं बाकायदगी से पेट्रोलियम हाउस में बैठता हूं, ऑफिस से हेड करता हूं। जी बिल्कुल। और मेरा काम क्या है, मैं गवर्नमेंट को सारे मामलात बताता हूं। चूंकि ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इसी मिनिस्ट्री के इसी विंग से रिटायर्ड हुए हैं और पिछले 2.5-3 साल से अटक ग्रुप के साथ वाबस्ता है। तनख्वाह वहां से लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख उनकी तनख्वाह है। ठीक है, 13 लाख नहीं, वो 30 लाख ले, हम इससे कंसर्न नहीं है। लेकिन ये मफादात का टकराव है। 2 साल कबल एक लेटर इशू हुआ जिसमें डायरेक्शन दी गई कि वो तमाम लोग जो प्राइवेट कंपनीज के हैं और उन्होंने पेट्रोलियम हाउस के ऊपर कब्जा जमा रखा है, वो काम चलाते हैं, वो काम करते हैं, उनको निकाला जाए। लेकिन बाकी लोगों को उनकी कंपनियों को वापस भेजा गया। दिल नवाज साहब के ऊपर दिल नवाजियां इस कदर हुई कि आज भी वहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? पेट्रोलियम पॉलिसी, ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी बनी, 8 से 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी थी उनकी, उन्होंने सारा उसको लीडिंग रोल प्ले किया। आप सुनकर हैरान होंगे, एक मरतबा खुद मुझे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के एक अहम तरीन ऑफिस में जाने का मौका मिला जहां पर सारे एमडीज और सारे साहबान बैठे हुए थे। वहां पर दिल नवाज साहब उन सबको लीड कर रहे थे उस अहम तरीन ऑफिस के अंदर। उन्होंने एतराफ किया इस बात का। हाँ, मुझे भी ले चले, मैं भी उनके को पाँव छू लूँ कि क्या उनके पास गिदड़ सिंगी है कि पूरे का पूरा महकमा जहां अरबों डॉलर का लेन देन है, वहां एक प्राइवेट शख्स कब्जा जमाए बैठा है। मुझे भी किसी बिल्कुल सही। खास साहब ये कोशिश करते हैं कि आप भी उनके चरणों को छू सकें, कोई आप भी उनसे कुछ गिदड़ सिंगी हासिल कर सकें, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस वक्त जो बात उनके ऊपर संगीन इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि कुछ गैर मुल्की कंपनियां इस वक्त SIFC के एफर्ट से जो सरमायाकारी करने पर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन दिल नवाज साहब जिनके कहने के ऊपर रुकावट पैदा करते हैं, उनकी वजह से उन कंपनी को डिस्करेज किया जा रहा है। SIFC की तमाम तर कोशिशें इस वजह से नाकाम होंगी अगर किसी कुछ मखसूस कंपनी के अफसर की वजह से अगर गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर हो। फेडरल मिनिस्टर एनर्जी मोहम्मद अली साहब का एक कड़ा इम्तिहान है, फेडरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन का ये इम्तिहान है कि पेट्रोलियम हाउस के अंदर किसी प्राइवेट कंपनी के ऑफिसर को ऑफिस अलॉट नहीं होना चाहिए, ना ही उसको वहां पर काम करने की इजाजत होनी चाहिए। और ये हैरानकुन और परेशानी की बात है, जो बिलियन डॉलर्स की एनर्जी सेक्टर को मिनिस्ट्री रन करती है, उसके पास अपना एक आला पाए का ऐसा ऑफिसर नहीं है जो इन सारे मामलात को देख सके। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इवन निगरान वज़ीर-ए-आज़म को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए, और हो सके तो SIFC भी इस मामले को देख लेना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी इतनी पुअर क्यों है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।